नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं भारतीय संविधान का कोर्स, जिसका आज ये फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट क्लास है, जिसमें हम यहाँ पे चर्चा करेंगे संविधान सभा के बारे में। किस प्रकार से संविधान सभा का गठन किया गया, संविधान सभा के गठन से संबंधित महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और संविधान सभा के गठन के बाद किस प्रकार से संविधान का निर्माण किया गया संविधान सभा के द्वारा, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आज जानेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के नोट्स आपको हमारी ऐप में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहले समझते हैं संविधान होता क्या है। संविधान किसी भी देश के लिए उसका स्वयं का संविधान होना जरूरी है और इसी संविधान से उस देश की शासन व्यवस्था संगठित, संचालित और नियंत्रित होती है। हमारे देश का स्वयं का एक संविधान है और हमारे देश का संविधान किसने बनाया? तो संविधान सभा ने हमारे देश का संविधान का निर्माण किया है। संविधान सभा जो गठित की गई थी 1946 में गठित की गई थी, लेकिन यहाँ पे संविधान सभा का जो गठन किया गया 1946, इससे थोड़ा पीछे चलते हैं समय में, इतिहास में थोड़ा पीछे चलते हैं कि किस प्रकार संविधान सभा का गठन की जो प्रक्रिया चली, वो पूरी प्रोसेस हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। तो आपने देखा होगा, जब यहाँ पे भारत अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय अंग्रेजों का यहाँ पे शासन था और एक तरफ यहाँ पे भारत में आंदोलनकारी थे, क्रांतिकारी थे, जो भारत को स्वतंत्र कराने का प्रयास कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, और दूसरी तरफ था अंग्रेज, जिनका यहाँ पे भारत में शासन था। तो पहले ये जानते हैं कि जो भारत के जो आंदोलनकारी थे, क्रांतिकारी थे, इनकी तरफ से क्या क्या प्रयास किए गए संविधान सभा को गठित करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक की। इन्होंने सर्वप्रथम 1895 में 1895 में इन्होंने स्वराज विधेयक जब प्रस्तुत किया था, तो उसमें उन्होंने सर्वप्रथम संविधान सभा को स्थापित करने का प्रथम प्रयास किया था। तो 19वीं सदी का जो प्रथम प्रयास किया गया था संविधान सभा को स्थापित करने का, वो किसके द्वारा किया गया था? बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा सर्वप्रथम 1895 में। उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी जी ने अपने हरिजन पत्रिका के माध्यम से कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। किसके माध्यम से महात्मा गांधी ने यह कहा था? भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए, हरिजन पत्रिका के माध्यम से 1922 में। उसके बाद 1934 में एक व्यक्ति थे M.N. रॉय, यानी मानवेंद्र नाथ रॉय। इन व्यक्ति ने सर्वप्रथम व्यक्तिगत रूप से संविधान सभा के गठन के बारे में विचार दिया था। संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम व्यक्तिगत रूप से किस व्यक्ति ने दिया था? 1934 में M.N. रॉय, यानी मानवेंद्र नाथ रॉय। और उसके बाद कांग्रेस ने भी 1935 में पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की गठन की बात कही थी। ये सभी प्रयास किए गए थे संविधान सभा के गठन के लिए भारतीयों द्वारा। अब देखते हैं यहाँ पे अंग्रेजों द्वारा संविधान सभा के गठन के बारे में, संविधान सभा के गठन के लिए क्या क्या प्रयास किए गए। उस समय यहाँ पे अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजों को कहीं ना कहीं ये लगने लग गया था कि अब हम यहाँ पे भारत में अधिक समय तक शासन नहीं कर पाएंगे, हमें भारत को स्वतंत्र करना होगा। तो इसके लिए इन्होंने सोचा कि हम भारत में यहाँ की न्याय व्यवस्था के लिए, यहाँ की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए यहाँ पे एक संविधान सभा का गठन करेंगे, जो भारत की संविधान निर्माण में सहयोग करेगी, भारत का संविधान का निर्माण करेगी। तो इसलिए यहाँ पे ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेजों द्वारा कुछ प्रयास किए गए और इसी प्रयास में सबसे पहले संविधान सभा को गठित करने के लिए लाया गया अगस्त प्रस्ताव, जो कि आया 1940 में। अगस्त प्रस्ताव कब आया? अगस्त 1940 में। इस अगस्त प्रस्ताव में कहा गया था भारत को एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा और साथ ही साथ भारत में एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जो भारत के संविधान निर्माण करेगी, भारत का संविधान का निर्माण करेगी। और तीसरा था इसमें अंतरिम सरकार की मांग इसमें ठुकराई गई थी। तो जो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे, भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देना। तो इस डोमिनियन स्टेट को समझो, दो प्रकार के स्टेट होते हैं, एक होते हैं संप्रभु स्टेट और एक होता है डोमिनियन स्टेट। तो जो संप्रभुत्व स्टेट होता है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, उसके ऊपर कोई दूसरा राष्ट्र नहीं होता है, यानी वो अपने आप में एक स्वयं राष्ट्र है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, किसी देश का उसमें दबाव नहीं है, वो अपने सभी आंतरिक और बाह्य मामले स्वयं वो निपटा सकता है, स्वयं वो निर्णय ले सकता है। लेकिन जो डोमिनियन स्टेट होता है ये भी अपने सभी मामले पूर्ण रूप से स्वतंत्रता पूर्वक ले सकता है, लेकिन इसका जो राष्ट्र प्रमुख होता है, जैसे भारत का राष्ट्र प्रमुख क्या होता है? राष्ट्रपति होता है, क्योंकि भारत एक संप्रभुत्व राष्ट्र है। लेकिन यदि भारत एक डोमिनियन स्टेट होता है, किसका डोमिनियन स्टेट होता? ब्रिटेन का। यदि भारत एक डोमिनियन स्टेट होता तो जो ब्रिटेन का प्रमुख है वही भारत का प्रमुख होना था। तब भारत में कोई राष्ट्रपति नहीं होना था,
भारत का प्रमुख कौन होता, जो ब्रिटेन के राजा या महारानी होती है वही भारत का क्या होना था, प्रमुख होना था। यानी भारत किसका डोमिनेंट स्टेट था, ब्रिटेन का डोमिनेंट स्टेट। यहाँ पे जो अगस्त प्रस्ताव लाया गया था उसमें यही कहा गया था कि भारत को हम एक डोमिनेंट स्टेट का दर्जा देंगे। तो बहुत सारे लोगों ने इसका सपोर्ट किया और बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध भी किया था, तो इसीलिए अगस्त प्रस्ताव को यहाँ पे ठुकराया गया। और दूसरी बात यहाँ पे क्या थी, इसमें अंतरिम सरकार की गठन की मांग भी नहीं रखी गई थी, तो ये भी कारण था कि अगस्त प्रस्ताव को यहाँ पे ठुकराया गया कांग्रेस के द्वारा और भारतीयों के द्वारा। उसके बाद अगला जो मिशन आया क्रिप्स मिशन 1942 में। क्रिप्स मिशन 1942 जो कि दिल्ली में पहुंचा था 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन दिल्ली में पहुंचा था। अब देखो क्रिप्स मिशन के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। पहला पॉइंट था इसमें कि भारत को ब्रिटिश मंडल के अंतर्गत डोमिनेंट स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट था इसमें कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जो कि किसके द्वारा गठित की जाएगी यहाँ पे, यानी इस संविधान सभा में कौन कौन से लोग होंगे, इस संविधान सभा में होंगे भारतीय प्रांतों के लोग और साथ ही साथ देशी रियासतों के लोग। भारतीय प्रांत या ब्रिटिश प्रांत जहाँ पे ब्रिटिश डायरेक्ट शासन करते थे, और देशी रियासत जहाँ पे शासन तो राजा करते थे लेकिन वो किसके अधीन आते थे, ब्रिटिश सरकार के अधीन आते थे, ब्रिटेन की जो महारानी थी उनके अधीन आते थे। तो दो तरह का भारत था उस समय, एक था ब्रिटिश प्रांत या बाद में जब ब्रिटिश स्वतंत्र हो गया उसको भारतीय प्रांत भी कहा गया, और दूसरा था देशी रियासतें। यानी जो ये भारतीय जो यहाँ पे संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, संविधान सभा का गठन किया जाएगा, उसमें कौन कौन से लोग रखे जाएंगे, भारतीय प्रांतों के लोग भी रखे जाएंगे और देशी रियासतों के लोग भी रखे जाएंगे। उनका प्रतिनिधित्व वहाँ पे होगा और अपने अनुसार वो संविधान का निर्माण कर सकेंगे। लेकिन इसमें एक निगेटिव पॉइंट यहाँ पे देखने को मिला। यहाँ पे क्रिप्स मिशन में कहा गया था कि यदि किसी प्रांत या रियासत को जो संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया गया वो उन्हें पसंद नहीं आया तो वो अपना स्वयं का संविधान बना सकते हैं। कुल मिला के क्रिप्स मिशन 1942 के प्रस्ताव में साफ साफ ये लिखा गया था कि एकीकरण जरूर नहीं है, और जो भारतीय थे, जो भारतीय लोग चाहते थे कि हम स्वयं का एक अखंड राष्ट्र बनाएंगे, उनका मकसद क्या था कि भारत को एक करना, एकीकरण भारत का करना, यानी जो ब्रिटिश प्रांत है या जो देशी रियासत है उनका एकीकरण करना। जबकि क्रिप्स मिशन क्या कर रहा था कि देशी रियासतों या ब्रिटिश प्रांत का एकीकरण जरूरी नहीं है। जिनको ये संविधान सभा द्वारा निर्मित ये संविधान पसंद नहीं आएगा वो जरूरी नहीं कि इस संविधान को माने, वो अपना एक अलग से संविधान बना सकते हैं। ये क्रिप्स मिशन 1942 में प्रस्ताव लाया गया था, तो इसीलिए इसको भी ठुकराया गया था। कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया और भारतीयों ने क्रिप्स मिशन 1942 का विरोध किया। यहाँ तक कि महात्मा गांधी द्वारा कहा गया था क्रिप्स मिशन 1942 के बारे में कि ये एक दिवालिया बैंक द्वारा भविष्य की तिथि में भुनाने वाला चेक है। देखो कितने दूरदर्शी सोच थे, उन्हें पहले ही यहाँ पे अनुमान लगा दिया था कि इस क्रिप्स मिशन 1942 को यदि अभी हम मानते हैं तो बाद में क्या होगा। और महात्मा गांधी ने इस अपने एक विचार से इस क्रिप्स मिशन 1942 के बारे में बता दिया था। कुल मिला के इससे क्या होने वाला था कि अभी तो ये बिल्कुल भरा भरा लग रहा था कि हाँ संविधान सभा का गठन होगा, उसके बाद संविधान का निर्माण किया जाएगा, लेकिन बाद में बहुत सारी देशी रियासतों को या प्रांतों को यदि ये पसंद नहीं आया तो फिर से अपना अलग से संविधान बनाने लग जाएंगे। और भारत की जो एकीकरण के बारे में सोचा था, भारतीयों ने अखंडता के बारे में सोचा था, वो सपना साकार नहीं हो पाएगा। उसके बाद आई यहाँ पे वेवेल योजना 1945। तत्कालीन जो वायसराय थे भारत के लॉर्ड वेवेल, इनके द्वारा 4 जून 1945 को वेवेल योजना की घोषणा की गई। अब देखो वेवेल योजना ये भी कुल मिला के इसका भी क्या हो गया, इसका भी विरोध किया गया, इसको भी ठुकरा दिया गया, क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों में यहाँ पे मतभेद हो गए। जहाँ एक और कांग्रेस सोच रही थी कि अखंड भारत, जो अखंड भारत है उसकी मांग कर रही थी कांग्रेस, लेकिन मुस्लिम लीग एक अलग राज्य, अलग देश की क्या कर रही थी, मांग कर रही थी, अलग पाकिस्तान की यहाँ पे मांग कर रही थी। और मुस्लिम लीग का कहना था कि हम एक क्या करेंगे, अलग संविधान सभा का निर्माण करेंगे, हमारा एक अलग स्वयं का संविधान होगा। तो मतभेद होने के कारण वेवेल योजना भी यहाँ पे असफल हो गई और यहाँ पे संविधान सभा का अभी भी निर्माण नहीं हो पाया। उसके बाद आया यहाँ पे कैबिनेट मिशन 1946। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो संविधान सभा का गठन किया गया वो कैबिनेट मिशन 1946 के पश्चात ही किया गया। इसी के माध्यम से यहाँ पे संविधान सभा का गठन किया गया, जिसके माध्यम से फिर संविधान का निर्माण किया गया। तो जो कैबिनेट मिशन 1946 है, ब्रिटिश के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे सर क्लीमेंट एटली, 1946 में ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और ये थे लेबर पार्टी से। सर क्लीमेंट एटली ने यहाँ पे घोषणा की 14 मार्च 1946 को कि हम भारत को स्वतंत्र करेंगे, और इसके लिए इन्होंने एक कैबिनेट मिशन बनाया।
कैबिनेट मिशन, जिसको 1946 के नाम से जाना जाता है। इसका गठन किसने किया? सर क्लीमेंट एटली। ये भेजा गया भारत में 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन दिल्ली का पहुंचा 24 मार्च 1946 को, और इसमें थे 3 सदस्य। कौन कौन थे वो 3 सदस्य? कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष था पैथिक लॉरेंस, जो कि तत्कालीन भारत सचिव था, और इसके 2 अन्य सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। तो ये 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन में। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस, जो कि तत्कालीन भारत सचिव थे। कैबिनेट मिशन ने मई 1946 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया था कि सबसे पहले यहाँ पे भारत में तो एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, भारत को हम स्वतंत्र करेंगे, और साथ ही साथ भारत में संविधान सभा का गठन किया जाएगा, और वहाँ पे उस संविधान सभा में जो सदस्य होंगे उनको निर्वाचित रूप से उन सदस्यों का वहाँ पे निर्वाचन किया जाएगा, और वो संविधान का निर्माण करेंगे। तो कुल मिला के हमारी जो ये संविधान सभा है, इसका गठन किसके अनुसार किया गया? कैबिनेट मिशन 1946 के प्रावधानों के अनुसार हमारी संविधान सभा का गठन किया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा का जो गठन किया गया वो किस मिशन के आधार पर किया गया? कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पर। तो संविधान सभा का गठन किया गया 1946 में, और कैबिनेट मिशन 1946 में ये साफ साफ कहा गया था कि इस संविधान सभा में कुल सदस्य कितने होंगे? 389 सदस्य होंगे संविधान सभा में। अभी देखो ये संख्या 389 ही क्यों रखी गई, ये सवाल आपके दिमाग में उठना चाहिए। तो उस समय भारत की अगर हम जनसंख्या की बात करें तो कुल जनसंख्या थी लगभग भारत की 40 करोड़, और प्रति 10 लाख लोगों पर एक सदस्य यहाँ पे रखा गया था। और इस हिसाब से कैलकुलेट करके पूरे भारत में कुल सदस्य यहाँ पे आ रहे थे 389। तो संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या यहाँ पे 389 ही क्यों रखी गई, ये आपको मैंने समझा दिया है। कुल सदस्य थे 389 संविधान सभा में, और जिसमें ब्रिटिश भारत के सदस्य कितने थे? टोटल 296। 93 सदस्य जो लिए जाने थे वो लिए जाने थे देशी रियासतों से। अब देखो यहाँ पे एक समझने वाला बिंदु है, ब्रिटिश भारत और देशी रियासत क्या है। तो तत्कालीन जो भारत था, उस समय का जो भारत था, उसको हम 2 प्रकार से दे सकते हैं। एक था ब्रिटिश भारत और एक था देशी रियासत। तो जो ब्रिटिश भारत था वहाँ पे ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन था, जबकि जो देशी रियासत थी यहाँ पे शासन तो राजाओं का था, लेकिन ये राजा भी किसके अधीन थे? ब्रिटिशर्स के अधीन थे, यानी अंग्रेजों के ये अधीन थे। इन्होंने भी अंग्रेजों की अधीनता स्वीकारी थी। तो 2 प्रकार से भारत था। तो ब्रिटिश भारत से लिए जाने थे 296 सदस्य संविधान सभा में, जबकि देशी रियासतों से लिए जाने थे 93 यानी 93 सदस्य संविधान सभा में। अब देखो जो ब्रिटिश भारत है इसको भी 2 प्रकार से बांटा गया। ब्रिटिश प्रांत, यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रांत से लिए जाने थे यहाँ पे 292 सदस्य, जबकि जो कमिश्नरी क्षेत्र थे, 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे उसमें ब्रिटिश भारत में, यहाँ से लिए जाने थे 4 सदस्य। तो 292 प्लस 4 कुल मिला के पूरे ब्रिटिश भारत से लिए जाने थे 296 सदस्य। तो ब्रिटिश भारत का मतलब है मैं पूरे ब्रिटिश भारत की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन है। और इसको भी 2 भागों में बांटा गया था। एक था ब्रिटिश प्रांत, जहाँ से 292 सदस्य लिए जाने थे, और 4 ऐसे क्षेत्र थे जो कमिश्नरी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे आज का भारत है, आज के भारत में क्या है? राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो उस समय के जो कमिश्नरी क्षेत्र थे उसको आप यहाँ पे इस प्रकार भी दे सकते हैं, जैसे आज के केंद्र शासित प्रदेश हैं वैसे वहाँ के कमिश्नरी क्षेत्र रहे होंगे। तो 4 कमिश्नरी क्षेत्र, यहाँ से 4 सदस्य लिए जाने थे। और ये कौन कौन से 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे? डायरेक्ट कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे ABCD। ए से लगा दो यहाँ पे अजमेर। ये 4 कमिश्नरी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं ब्रिटिश भारत के। बी से हो गया बलूचिस्तान, यहाँ पे सिर्फ बलूच लिख रहा हूँ मैं, यानी बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है, अजमेर है राजस्थान में। सी से हो गया यहाँ पे कुर्ग, कुर्ग का मतलब है कुर्ग है अभी कर्नाटक में। और डी का है यहाँ पे दिल्ली। तो 4 कमिश्नरी क्षेत्र ये आपको नोट करने हैं। अजमेर है राजस्थान में, बलूचिस्तान है अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है, कुर्ग है कर्नाटक में, और दिल्ली है दिल्ली में। तो ये 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे उस समय ब्रिटिश भारत से। तो ब्रिटिश भारत में 292 सदस्य लिए जाने थे प्रांतीय क्षेत्र से, और 4 सदस्य कहाँ से लिए जाने थे? आपके कमिश्नरी क्षेत्र से। तो कुल मिला के ब्रिटिश भारत से टोटल 296 सदस्य यहाँ पे लिए जाने थे। तो कुल मिला के जो कैबिनेट मिशन 1946 आया उसमें साफ साफ यहाँ पे ये कहा गया था कि कुल सदस्य होंगे 389, जिसमें 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से और 93 सदस्य देशी रियासत से।
उसके बाद ये तो निर्णय हो गया कि हाँ यहाँ पे संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें सदस्यों की संख्या भी रखी गई थी फिक्स 389। लेकिन अब इन संविधान सभा के जो सदस्य थे इनका निर्वाचन किया जाना था। तो एक और पॉइंट यहाँ पे बनता है कि यहाँ पे जो 296 सदस्य सिर्फ इन्हीं का निर्वाचन किया जाना था, यानी इन्हीं का चुनाव होना था, इन्हीं का इलेक्शन होना था। जो अन्य 93 सदस्य थे देशी रियासतों के, इनको मनोनीत करके भेजा गया। किसके द्वारा? जो देशी रियासतों के क्या थे, प्रमुख थे, मुखिया थे, जो राजा थे, उनके द्वारा मनोनीत करके भेजा गया था इन देशी रियासतों के 93 सदस्यों को। तो चुनाव सिर्फ कितने, देखो टोटल सदस्य हैं 389, लेकिन चुनाव सिर्फ जो निर्वाचित सदस्य हैं वो कितने थे, 296 सदस्य जिनका चुनाव होना था, जिन सीटों पर चुनाव होना था वो 296 सीट थी। तो संविधान सभा के सदस्यों का जब चुनाव हुआ तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि चुनाव सिर्फ किन क्षेत्रों में हुआ, ब्रिटिश प्रांतों में। भारतीय ब्रिटिश प्रांत जो थे, भारतीय ब्रिटिश जो क्षेत्र थे, उन्हीं में चुनाव हुआ। जो देशी रियासतें थी वहाँ के 93 सदस्यों को मनोनीत करके भेजा गया था वहाँ के मुखियों द्वारा, वहाँ के जो प्रमुख थे। अब देखो चुनाव जो यहाँ पे हुआ संविधान सभा के लिए ब्रिटिश भारत में, वो हुआ जुलाई अगस्त 1946 में। और ये चुनाव 296 सीट पे हुआ, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि ब्रिटिश भारत से संविधान सभा में कितने सदस्य लिए जाने थे, 296 सदस्य। यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 208 सदस्य यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जीत के आए थे, और मुस्लिम लीग के यहाँ पे 73 सदस्य जीत के आए थे, और अन्य जो सदस्य थे वो थे 15 सदस्य जीत के आए थे। तो इस चुनाव में इन 296 सीट में सबसे ज़्यादा सीटें किसने जीती थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 208 सीट। एक और चीज़ यहाँ पे मिस हो गई कि जो 389 सदस्य थे कुल सदस्य संविधान सभा में, इसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो 15 महिलाओं की संख्या थी संविधान सभा में जब संविधान सभा का गठन किया गया। अब संविधान सभा का गठन भी हो गया, इलेक्शन भी हो गया, और सदस्यों कुल के सदस्य जीत कर भी आ गए जो ब्रिटिश भारत के सदस्य थे। अब बात करते हैं संविधान सभा की बैठक के बारे में, क्योंकि अब तो बैठक होनी है और उसके बाद संविधान का निर्माण होना है। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई वो हुई 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को। और पहली ही बैठक में कितने कुल सदस्य संविधान सभा में उपस्थित हुए, वो है 207। अब ये बड़ा सोचनीय विषय है, क्योंकि जब संविधान सभा का गठन किया गया था टोटल सदस्यों की संख्या थी 389, लेकिन जब आज संविधान सभा की पहली बैठक हो रही है यहाँ पे सिर्फ कितने लोग पहुँच पा रहे हैं, 207 लोग। बाकी लोग कहाँ गए? तो ये वाला समझने वाला पॉइंट ये है कि 207 लोग सिर्फ यहाँ पे कुल सदस्य प्रेजेंट थे, उपस्थित थे। जो अन्य सदस्य थे उनमें सबसे पहले बात बता दूं, जो मुस्लिम लीग थी इसने संविधान सभा की पहली बैठक का विरोध किया था, बहिष्कार किया था। वो इस संविधान सभा की पहली बैठक में नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि मुस्लिम लीग, इन्होंने अलग पाकिस्तान की मांग रखी, और इनका यहाँ पे कुल की मांग क्या थी कि हम एक अलग पाकिस्तान का निर्माण करेंगे, अलग देश बनाएंगे, और हमारा संविधान सभा भी अलग होगी और हमारा अलग संविधान होगा। तो एक तो मुस्लिम लीग के सदस्य यहाँ पे नहीं पहुँच पाए थे। दूसरी बात, जो देशी रियासत थी, क्योंकि उस समय ये बात कहाँ की हो रही है, ये बात हो रही है दिसंबर 1946 की, और भारत कब स्वतंत्र हुआ, 15 अगस्त 1947 में। ये बात हो रही है 1946 की। तो जो देशी रियासत थी उन्हें उस समय ये समझ में नहीं आ रहा था कि, क्योंकि उनके पास भी क्या थे, ऑप्शन थे वहाँ पे। एक ऑप्शन ये था कि वो या तो स्वयं स्वतंत्र रहना चाहते हैं, कुल के स्वयं का वो संविधान बना सकते हैं। तो अधिकांशतः जो देशी रियासत थी वो स्वयं को बिल्कुल अलग रखना चाह रही थी। वो चाह रहे थे कि हम बिल्कुल अलग से अपना स्वतंत्र राज्य बनाएंगे, अपना एक स्वयं का संविधान बनाएंगे। तो ये प्रमुख कारण था कि मुस्लिम लीग और देशी रियासत के जो सदस्य थे वो संविधान सभा की पहली बैठक में नहीं आए। इसलिए संविधान सभा की पहली बैठक में कुल कितने सदस्य शामिल हो पाए, कुल कितने सदस्य सम्मिलित हो पाए, उपस्थित हो पाए, सिर्फ 207। अब जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो अध्यक्ष किसको बनाया गया यहाँ पे, तो वो बनाया गया सच्चिदानंद सिन्हा जी को। सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष इसलिए बनाया गया था क्योंकि ये संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे उस समय जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें कुल 207 सदस्य थे, और इन सदस्यों में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। इनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे नियुक्त किया गया। किसके द्वारा? जो तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी द्वारा। इनके द्वारा कहा गया कि सच्चिदानंद सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इसलिए इन्हीं को संविधान सभा की पहली बैठक का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाए। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की बैठक हुई तो इसमें संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, HC मुखर्जी को। एक देखो, संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष थे, एक तो थे HC मुखर्जी
और एक थे वीटी कृष्णामाचारी। वीटी के लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखो पूरा नाम मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, वांगल थिरुवेंकटाचारी और के से आ गया कृष्णामाचारी, यानी वीटी कृष्णामाचारी। ये भी एक क्या थे यहाँ पे, उपाध्यक्ष थे संविधान सभा के। लेकिन ये जो उपाध्यक्ष बनाए गए, ये जब भारत का विभाजन हो गया, भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, उसके बाद वीटी कृष्णामाचारी को यहाँ पे संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया। लेकिन 11 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष किसको बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और उपाध्यक्ष किसको बनाया गया, एच.सी. मुखर्जी को। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर यहाँ पे मालूम होनी चाहिए। कुछ अन्य पॉइंट यहाँ पे, जैसे संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया गया, बी.एन. राव को बनाया गया, और सचिव किसको बनाया गया संविधान सभा का, वो बनाया गया एच.वी.आर. अयंगर को। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट डेट है यहाँ पे 13 दिसंबर 1946 को, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है यहाँ पे, क्योंकि इस दिन जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। अब ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, देखो एक होता है उद्देश्य और एक होता है एम। हमारा यहाँ पे गोल क्या था, एम क्या था, संविधान का निर्माण करना। और किसी भी एम को पूरा करने के लिए उद्देश्य की आवश्यकता होती है। उद्देश्य जो हमारी पूरी प्लानिंग होती है, हम सोचते हैं कि हमें ऐसा करना है, इस प्रकार के हमें कार्य करने हैं, तब जाके हमारा वो गोल पूरा होगा। तो वही उद्देश्य प्रस्ताव यहाँ पे 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में प्रस्तुत किया। लेकिन इसको उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया, 22 जनवरी 1947 को। ये इंपॉर्टेंट डेट है। पेश कब किया गया उद्देश्य प्रस्ताव को, 13 दिसंबर 1946 को, और उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया संविधान सभा द्वारा, 22 जनवरी 1947 को। इसका भी मुख्य कारण था कि ये इतना लेट क्यों प्रस्ताव स्वीकार किया गया, क्योंकि जब 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक चल रही थी, तो उसमें बहुत कम सदस्य थे, न वहाँ पे मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल थे, न ही देशी रियासतों के सदस्य। तो उसमें भीमराव अंबेडकर जी द्वारा कहा गया कि जब यहाँ पे मुस्लिम लीग के सदस्य भी शामिल हो जाएंगे, देशी रियासतों के सदस्य भी शामिल हो जाएंगे, तब जाके हम इस उद्देश्य प्रस्ताव को क्या करेंगे, मंजूरी देंगे, स्वीकार करेंगे। और इसीलिए उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया, 22 जनवरी 1947 को। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर संविधान सभा की प्रस्तावना के रूप में परिवर्तित हुआ। संविधान सभा की जो आज हम प्रस्तावना पढ़ते हैं, आपने देखोगा, आप कभी ध्यान से पढ़ना संविधान की प्रस्तावना, उसमें आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि उस समय जिन महान व्यक्तियों ने हमारे संविधान का निर्माण किया था, उनकी सोच कितनी दूरदर्शी थी और वो क्या सोच रहे थे, किस प्रकार का संविधान बनाने की वो सोच रखते थे, उनके माइंड में क्या चल रहा था, साफ साफ आपको प्रस्तावना के माध्यम से पता चल जाएगा। तो कुल मिला के यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में संविधान की प्रस्तावना बनी। तो नोट करना यहाँ पे आपको, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव यहाँ पे पेश किए गए और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किए गए। उसके बाद यहाँ पे आया भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, और इस अधिनियम के कारण संविधान सभा में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले। क्यों देखने को मिले परिवर्तन, आपके दिमाग में सवाल होना चाहिए, क्योंकि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जब आया तो सीधी सी बात है कि भारत यहाँ पे स्वतंत्र हो चुका है, और इस अधिनियम के माध्यम से, और साथ ही साथ भारत का विभाजन भी हो चुका है। तो अब भारत यहाँ पे, जो पहला भारत था ये, ठीक है, तो भारत यहाँ पे दो टुकड़ों में बंट चुका है, एक हो गया पाकिस्तान और एक हो गया भारत। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है, जो यहाँ पे जब यहाँ पे संविधान सभा का गठन कब किया गया 1946 में, जब ये वाला भारत था, संपूर्ण भारत था, तो उस समय सदस्यों की संख्या थी 389 कुल सदस्य यहाँ पे। क्योंकि वो सदस्यों की संख्या किस आधार पर रखी गई थी, जनसंख्या के आधार पर, प्रति 10 लाख लोगों में एक सदस्य। लेकिन अब जब पाकिस्तान अलग हो गया तो कहीं ना कहीं जो भारतीय संविधान सभा है, जो संविधान सभा है जिसने निर्माण करना है भारत के संविधान का, उसमें सदस्य संख्या घट जाएगी, क्योंकि क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान की मांग कर रही थी, उसके सदस्य भी यहाँ पे कम हो जाएंगे, और देशी रियासतें जो पाकिस्तान में शामिल हो रही हैं, उनकी सदस्य, जो उनके सदस्य संविधान सभा में, वो भी अपने आप कम हो जाएंगे। तो सीधी सी बात है, सिंपल सा पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है कि यहाँ पे संविधान सभा के जो सदस्य थे उनमें कमी देखने को मिलेगी। अभी आपको आगे बताऊंगा कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य थे, वो मैं पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो जब ये भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया, तो उसके बाद माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को यहाँ पे पेश की गई, जिसने ये डिसाइड किया कि भारत और पाकिस्तान की सीमा क्या होगी। माउंटबेटन योजना, कुल मिला के भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया इस योजना के तहत।
अब संविधान सभा की स्थिति में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिले। तो इस स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के माध्यम से सबसे पहले ये कहा गया कि संविधान सभा पूरी तरह से संप्रभु है। संप्रभु का मतलब होता है कि अब इसके ऊपर किसी का दबाव नहीं है, किसी भी अन्य देश का दबाव नहीं है। ये संविधान सभा अपने अनुसार अपने देश के लिए अपना संविधान बना सकती है। संविधान सभा कुल मिला के पूरी तरह क्या हो गई, संप्रभु यहाँ पे हो गई। इसमें किसी का दबाव नहीं है और साथ ही साथ जो कानून अभी तक ब्रिटिशर्स द्वारा हमारे ऊपर लगाए गए थे, अगर उनमें कुछ बुराई है तो हम उन्हें बदल सकते हैं, हम उन कानूनों को समाप्त कर सकते हैं, उन नियमों को समाप्त कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट परिवर्तन क्या था, संविधान सभा को यहाँ पे 2 कार्य सौंपे गए थे। देखो अभी तक जो 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था उसका एक ही कार्य था कि संविधान का निर्माण करना, लेकिन अब यहाँ पे भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद इसके 2 कार्य इसको सौंपे गए थे। यहाँ पे संविधान सभा है, इसके 2 कार्य हैं, एक तो संविधान बनाना है, वो तो आप पहले से वो संविधान बनाने में जुटी हुई है, और दूसरा कार्य क्या है, विधायिकी यानी संसद का कार्य। संसद का कार्य भी इसको करना होगा। संविधान बनाना, जब ये संविधान बनाती थी संविधान सभा, तब इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जब संविधान सभा विधायिकी के रूप में यानी संसद के रूप में कानूनों को लागू करती थी आम जनता के लिए, तो उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि विधायिकी के रूप में यानी संसद के रूप में जब संविधान सभा कार्य करती थी तो उसके अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर। जबकि जब संविधान बनाने में संविधान सभा कार्य करती थी संविधान बनाने के लिए, तो उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आप ये समझ पा रहे होंगे यहाँ पे कि विधायिकी का मतलब इसकी जरूरत क्यों पड़ी संविधान सभा को, मतलब ये कार्य क्यों दिया गया। क्योंकि देखो उस समय ना तो चुनाव हुए थे, और जब चुनाव नहीं हुए तो कोई भी उस समय सरकार नहीं बनी थी, एक अंतरिम सरकार थी। लेकिन संसद के रूप में, क्योंकि कोई भी बिल अगर पास होता है, कोई भी अगर हमें क्या बनाना है, आम जनता के लिए सामान्य कानून बनाने हैं, तो उसको पहले संसद में पेश किया जाता है। कुल मिला के संसद वहाँ पे डिसाइड करती है, और उसके बाद अगर उसमें बहुमत द्वारा वो बिल या कानून पारित किया जाता है तो उसके बाद फिर वो जनता पे या कुल मिला के वो लागू किया जाता है। तो उस समय न संसद थी, क्योंकि चुनाव तो हुए नहीं थे, अंतरिम सरकार थी एक, तो इसीलिए ये कार्य भी किसको दिया गया, संविधान सभा को ही दिया गया कि वो एक तरफ से तो वो संविधान बनाएगी, लेकिन अगर वो कुछ सामान्य कानून जो जनता के लिए लागू किए जाने हैं उनको कौन लागू करेगा, तो उस समय वो विधायिकी या संसद के रूप में कार्य करेगी, और इसके अध्यक्ष कौन होंगे, जीवी मावलंकर। तो उम्मीद करते हैं आप ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आपको आ रही होगी। अब देखते हैं यहाँ पे भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी। जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि क्यों ये सदस्य संख्या कम हो गई। अब तो कुल सदस्य 299 हैं, जबकि जब संविधान सभा का गठन किया गया 1946 में, उस समय कुल सदस्यों की संख्या थी 389, जबकि स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद कुल सदस्य संख्या है संविधान सभा में 299। प्रांतों से हैं 229 सदस्य, जबकि उस समय कहते हैं ब्रिटिश भारत से कितने सदस्य, 296 सदस्य, और देसी रियासतों से हैं 70 सदस्य। जबकि 1946 में जब संविधान सभा का गठन किया गया था उस समय देसी रियासतों से कुल कितने सदस्य थे, 93 सदस्य। तो ये कमी क्यों देखने को मिली यहाँ पे, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक तो भारत का विभाजन हो गया, पाकिस्तान अलग चला गया, और उसमें जो देसी रियासतें थी कुछ देसी रियासतें पाकिस्तान में चली गई। साथ ही साथ मुस्लिम लीग के अधिकांश सदस्य जिनकी मांग थी पाकिस्तान की, वो भी यहाँ पे उधर चले गए। तो कुल मिला के इसलिए यहाँ पे सदस्यों की संख्या कम हो गई। अब बात करते हैं यहाँ पे संविधान सभा की समितियों के बारे में। संविधान सभा की कुछ प्रमुख समितियाँ थी जिनके कुछ इंपॉर्टेंट कार्य थे, और उनके अध्यक्षों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ से कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। कोई भी यहाँ पे संविधान सभा की समिति पूछ लेता है और उसके अध्यक्ष का नाम वहाँ पे ऑप्शन में दे देगा, बताइए कि निम्न में से इस समिति का अध्यक्ष कौन है। तो संघ शक्ति समिति, इसका अध्यक्ष किसे चुना गया था, जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया था, और राज्यों के लिए समिति का अध्यक्ष भी किसको बनाया गया था, जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया था। उसके बाद प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार पटेल जी को बनाया गया था, और मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधित परामर्श समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था, ये भी सरदार पटेल जी को ही बनाया गया था। प्रारूप समिति, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे अभी। तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को, भीमराव अम्बेडकर जी को। संविधान का निर्माता भी इनको कहा जाता है, और बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था इस महान आदमी ने, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, संविधान निर्माण में। प्रक्रिया नियम समिति का अध्यक्ष
किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। देखो जितने भी यहाँ पे नाम हैं, इन सभी व्यक्तियों ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है अपना संविधान के निर्माण में। तो ये कुछ प्रमुख 8 प्रमुख संविधान सभा की समितियां थी, जहाँ से कई बार डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, और ये इनके अध्यक्ष हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्रारूप समिति। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, प्रारूप समिति के बारे में हम काफ़ी डिटेल्स में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट समिति है, प्रारूप समिति। देखो प्रारूप समिति का गठन क्यों किया गया था? इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो था संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करना। कई बार आप इस चीज़ में कन्फ्यूज हो जाते हो कि संविधान का जो प्रारूप बनाया वो प्रारूप समिति ने बनाया, ऐसा नहीं है। संविधान का प्रारूप किसने बनाया? यहाँ पे आप देख रहे हो तस्वीर में, B.N. राव। B.N. राव ये एक बहुत ही महान आदमी थे, B.N. राव। इन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार किया। B.N. राव जो कि संवैधानिक सलाहकार थे, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ये चीज़ आपको नोट करनी है B.N. राव जी के बारे में। ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, बल्कि क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे। ये एक थे ICS ऑफिसर, और इन्होंने बर्मा के संविधान निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी B.N. राव ने। और इन्होंने B.N. राव जी ने ही यहाँ पे क्या किया था? भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था। अब प्रारूप तो इन्होंने तैयार किया, लेकिन इस प्रारूप पर चर्चा विचार विमर्श करने के लिए एक समिति की आवश्यकता पड़ी, जिसको क्या कहा गया? प्रारूप समिति। और इस प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया? ये आप तस्वीर देख सकते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये दोनों व्यक्ति जिनकी आप यहाँ पे तस्वीर देख सकते हो, ये दोनों महान व्यक्ति थे, और इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया भारत के संविधान को बनाने में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष, और B.N. राव जिन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार किया था। तो प्रारूप समिति का जो गठन किया गया 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसमें कुल सदस्य कितने थे? 7 सदस्य। और इन कुल सदस्यों 7 सदस्यों में से जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। अब देखिए 7 सदस्य कौन कौन थे? कई बार एग्जाम में बन सकता है इस प्रकार से क्वेश्चन कि बताइए निम्न में से कौन से प्रारूप समिति के सदस्य नहीं है। 3 ऑप्शन इनमें से दे दिया, और 1 ऑप्शन कुछ भी अदर दे दिया, अलग दे दिया। तो याद होनी चाहिए आपको ये 7 सदस्य कौन कौन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं, N. गोपाल स्वामी अयंगर, तीसरे हैं अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, और चौथे हैं सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ये मुस्लिम लीग के क्या थे? यहाँ पे व्यक्ति थे, प्रारूप समिति के ये सदस्य थे। तो प्रारूप समिति के मुस्लिम सदस्य कौन थे? तो वो थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। उसके बाद थे डॉक्टर K.M. मुंशी, और उसके बाद है N. माधव राय, और सातवें यहाँ पे T.T. कृष्णामाचारी। देखो ये दो यहाँ पे आपको इसलिए ध्यान देने हैं कि जो N. माधव राय थे, जब 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था, तो उस समय N. माधव राय और T.T. कृष्णामाचारी ये उस समय के सदस्य नहीं थे। इनकी जगह पे थे, जो N. माधव राय है, इनकी जगह पे थे B.L. मित्र। लेकिन जो B.L. मित्र थे, इन्होंने स्वास्थ्य कारणों के साथ क्या ले लिया? यहाँ पे त्यागपत्र दे दिया प्रारूप समिति से या संविधान सभा से, और इनकी जगह पे प्रारूप समिति का सदस्य किसे बनाया गया? N. माधव राय। जबकि जो T.T. कृष्णामाचारी थे, इनकी जगह थे पहले D.D. खेतान, D.P. खेतान, और D.P. खेतान ने भी यहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई, और इनकी मृत्यु होने के कारण T.T. कृष्णामाचारी को प्रारूप समिति का सदस्य यहाँ पे बनाया गया। तो ये दो व्यक्ति इसलिए आपको नोट करने हैं, क्योंकि जब जब प्रारूप समिति का गठन किया गया 29 अगस्त 1947 को, ये दो व्यक्ति उस समय सदस्य नहीं थे। इनकी जगह पे कौन कौन थे? इनकी जगह पे थे B.L. मित्र, और इनकी जगह पे थे D.P. खेतान। तो ये 7 सदस्य हैं जो कि प्रारूप समिति के सदस्य हैं। अब यहाँ पे इनके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनको भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। आधुनिक मनु भी इनको उपाधि दी गई है, आधुनिक मनु की, और साथ ही साथ भारत के संविधान का जनक भी कहा जाता है। ऐसे ही इनको भारत के संविधान का जनक नहीं कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने भारत के संविधान के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनका एक अलग ही इतिहास रहा है संविधान सभा से, काफ़ी महत्वपूर्ण रोचक इतिहास है। संविधान सभा के सदस्य कैसे बने, ये जान लेते हैं। तो जैसे मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि जो ब्रिटिश भारत क्षेत्र था, वहाँ के सदस्य निर्वाचित होकर आए थे, यानी चुनाव लड़कर आए थे भारतीय संविधान सभा में, और वहाँ के सदस्य बने थे। तो इन्होंने भी पहले बम्बई से चुनाव लड़ा, लेकिन बम्बई से जब ये चुनाव लड़ रहे थे, वहाँ से ये हार गए।
और उसके बाद इन्होंने बंगाल से चुनाव लड़ा मुस्लिम लीग के टिकट पर, और बंगाल से ये चुनाव जीतकर आए और संविधान सभा के सदस्य बने। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी बन चुके हैं संविधान सभा के सदस्य, लेकिन किस क्षेत्र से बने? पूर्वी बंगाल से। अब यहाँ पे अपना काम करने लगे, संविधान सभा के सदस्य बन गए। उसके बाद होता है भारत का विभाजन और पाकिस्तान अलग चला जाता है, और पाकिस्तान के साथ पूर्वी बंगाल भी, आज का बांग्लादेश, पाकिस्तान में मिल जाता है, पाकिस्तान के साथ चला जाता है। और जिस क्षेत्र से ये चुनाव लड़कर चुनाव जीते थे और संविधान सभा के सदस्य बने थे, वो क्षेत्र चला जाता है पाकिस्तान में। तो कुल मिला के ये भी अब संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। अब यहाँ पे जो दूसरे व्यक्ति मैंने यहाँ पे दिखा रखे हैं आपको, BN राव, ये थे संवैधानिक सलाहकार, और इन्होंने देख लिया था कि जो भीमराव अंबेडकर हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं संविधान निर्माण में, इसलिए इनका संविधान सभा का सदस्य होना जरूरी है। और इन्होंने BN राव ने तत्कालीन जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, इनको कह दिया कि किसी भी हालत में जो भीमराव अंबेडकर है इनको संविधान सभा का सदस्य बनाना होगा। राजेंद्र प्रसाद ने तत्कालीन बम्बई के जो प्रधानमंत्री थे BG खेर को कहा कि कुल मिला के यहाँ पे भीमराव अंबेडकर जी के लिए बम्बई में एक सीट खाली करवाई जाए। और बम्बई के तत्कालीन MR जयकर, ठीक है, MR जयकर नाम के एक व्यक्ति थे, इन्होंने इस्तीफा दिया संविधान सभा के सदस्य से, और उस सीट पर संविधान सभा के सदस्य किसको बनाया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। और फिर दोबारा ये संविधान सभा के सदस्य बने, और इन्होंने उसके बाद आप देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण योगदान दिया है भीमराव अंबेडकर ने संविधान के निर्माण में। दोस्तों अभी मैंने आपको यहाँ पे प्रारूप समिति के गठन के बारे में बता दिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और BN राव जी, इनका क्या योगदान था संविधान निर्माण में, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। अब हम जानते हैं यहाँ पे कि संविधान लागू कैसे हुआ। सबसे पहले बात करते हैं 26 नवंबर 1949 को। ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस दिनांक से कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा जो संविधान बनाया गया उसको अंगीकृत किया गया। अंगीकृत का मतलब होता है एडॉप्ट करना। एडॉप्ट का मतलब क्या होता है? हमने उसे स्वीकार कर लिया है। तो कुल मिला के 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा जो बनाया गया था संविधान, उसको अंगीकृत यानी एडॉप्ट यानी हमने उसको स्वीकार कर दिया है। और इसी दिन 16 अनुच्छेद भी लागू किए गए थे, यानी संविधान आंशिक रूप से लागू किया गया था 26 नवंबर 1949 को। कितने अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू किए गए थे? 16 अनुच्छेद। कौन कौन थे? अनुच्छेद 5, 6, 7, 8। कौन थे? 5, 6, 7 और 8 सारे हो गए। उसके बाद 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और 394, ये 16 अनुच्छेद थे जो कि 26 नवंबर 1949 को लागू किए गए थे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 394 अनुच्छेद क्या कहता है? 394 अनुच्छेद में उल्लेख है कि 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद लागू हो चुके हैं, और जो अन्य अनुच्छेद हैं वो कब लागू होंगे? शेष अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को। यानी 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू किया गया उसके बारे में पहले ही अनुच्छेद 394 में इस बात का उल्लेख मिलता है। और ये अनुच्छेद 394 भी किस दिन लागू किया जाता है? 26 नवंबर 1949 को। तो अनुच्छेद 394 इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाता है? इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को जो संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया, संविधान सभा द्वारा जो संविधान पेश किया गया उसमें कितने प्रस्ताव? एक तो प्रस्तावना थे, उसमें 22 उसमें भाग थे, 395 उसमें अनुच्छेद थे और 8 अनुसूची थी। तो आता है एग्जाम में कई बार कि मूल रूप से जो 26 नवंबर 1949 को संविधान पेश किया गया था उसमें कितने भाग थे? 22 भाग थे। अनुच्छेद कितने थे? टोटल 395 अनुच्छेद थे। और अनुसूची कितनी थी? तो टोटल उस समय 8 अनुसूची थी। उसके बाद दूसरी डेट आती है 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। ये संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। और इस दिन एक तो राष्ट्रीय गान को अपनाया गया, जनगण मन, और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी इस दिन अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। यहाँ से कई बार डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया था। देखो निर्वाचित मैं यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे इलेक्शन यानी निर्वाचन किया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का,
क्योंकि यहाँ पे साफ साफ किया गया था उस दिन संविधान सभा में कि जिसको भी राष्ट्रपति बनना है वो चुनाव लड़े, लेकिन एक अकेले सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही वहाँ पे उन्होंने हाथ खड़ा किया, मतलब और कोई यहाँ पे राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार नहीं हुआ, अकेले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसलिए हमने यहाँ पे निर्वाचित शब्द का प्रयोग किया है। कई बार इस चीज़ में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है कि जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति बने तो वो उनका क्या किया गया, कुल मिला के वो निर्वाचित होकर भारत के पहले प्रथम राष्ट्रपति बने। और उसके बाद दूसरी डेट आती है 26 जनवरी 1950। इस दिन संपूर्ण संविधान लागू किया गया था। अब देखो 26 जनवरी 1950 को ही यहाँ पे संपूर्ण संविधान लागू क्यों किया गया था, क्योंकि जबकि संविधान बनकर कब तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को, जबकि क्या हो गया था, संविधान बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। तो 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया, क्योंकि जो 26 जनवरी जो तारीख है, 26 जनवरी ये एक ऐतिहासिक तारीख थी। ऐतिहासिक तारीख ये क्यों थी, क्योंकि 26 जनवरी 1930, आपने इतिहास में पढ़ा होगा, 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था। और इस ऐतिहासिक दिन की वैल्यू खत्म न हो जाए, इसीलिए 26 जनवरी को ही यहाँ पे क्या गया, संपूर्ण संविधान को लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया और इसी दिन मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। यानी भारत अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो गया, गणतंत्र राष्ट्र हो जाएगा। और इसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, गणतंत्र कैसे है, लोकतंत्र, और जो भी कुल मिला के अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्तावना के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में, उसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्द होते हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी होता है, और कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावना के बारे में जो वाद संविधान में हुए हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आज दोस्तों हमने यहाँ पे चर्चा की संविधान सभा के बारे में, इसके गठन के बारे में, और कैसे कैसे हमारे संविधान का निर्माण हुआ। वीडियो कैसी लगी आपको जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।